क्विक आईएएस कंपोज योर ड्रीम। हेलो दोस्तों, कैसा आपका स्वागत है। हमारे चैनल द्वारा लगातार एनसीईआरटी क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास 8 एनसीईआरटी साइंस का 11वां चैप्टर है। विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं, इसके बारे में डिटेल में बताया गया है। वीडियो को अंत तक देखिएगा। कहीं कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछिएगा, उसका जवाब आपको दिया जाएगा। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। हम लोग शुरू करते हैं सीधे लेसन की ओर। ये क्लास 8 एनसीईआरटी का 11वां चैप्टर है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। जो विद्युत धारा होती है उसके रासायनिक प्रभाव क्या होते हैं, और ये फिजिक्स के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ये फिजिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। हम लोग शुरू करते हैं। आपको कहीं कोई डाउट होता है तो कमेंट करके पूछिएगा, और जहाँ आपको समझाना होगा मैं जरूर उसको अच्छे से समझाऊंगा। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। लिखा है, आपके अभिभावकों ने संभवतः आपको यह चेतावनी दी होगी कि गीले हाथों से किसी भी विद्युत चीज को, जो भी विद्युत का जुड़ा हुआ चीजें हैं उसको ना छुएं। ठीक है, परंतु क्या आप जानते हैं कि गीले हाथों से किसी विद्युत जो है साधित को छूना क्यों खतरनाक होता है? क्योंकि उसे करंट लग जाता है। इसीलिए देखा होगा अक्सर लोग कहते हैं कि गीले हाथों से नहीं छूना है किसी भी जो है इलेक्ट्रॉनिक चीजों को। आगे लिखा है कि हम पहले ही सीख चुके हैं कि जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं वो विद्युत के सुचालक या अच्छे चालक होते हैं। ठीक है, जैसे आपका लोहा हो गया, चांदी हो गया। ठीक है, इसके विपरीत जो पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित नहीं होने देते हैं वो विद्युत के हीन चालक होते हैं, जैसे आपका प्लास्टिक हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पहले जान चुके हैं कि जो है सुचालक और कुचालक किसे कहते हैं। आगे लिखा है कि कक्षा जो है 6 में यह जांच करने के लिए कि कोई पदार्थ अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है या नहीं, हमने एक जो है सपरिचित जो है टेस्टर बनाया था। टेस्टर क्या होता है, जिससे हम लोग बिजली के लाइट के बारे में टेस्ट करते हैं, कहाँ लाइट आती है कहाँ नहीं आती है। क्या आपको याद है कि इसे सुनिश्चित करने में जो है टेस्टर ने हमारी किस प्रकार सहायता की थी? तो इससे हमें पता चल जाता था कि कहाँ करंट आ रहा है और कहाँ पर नहीं आ रहा है। और इस तरह का टेस्टर आप लोग अपने घरों में भी देखे होंगे। हमने देखा है कि जो धातुएं होती जैसे तांबा और एल्युमिनियम विद्युत का चालक मतलब का चालन करते हैं, जबकि कुछ पदार्थ जैसे रबड़, प्लास्टिक विद्युत जो है ये क्या कहते हैं, लकड़ी जो है ये विद्युत का चालन नहीं करती है। मैंने अभी बताया आपको। तथापि अभी तक हमने अपने जो है टेस्टर से केवल उन पदार्थों की जांच की है जो ठोस अवस्था में थे। ठीक है, लेकिन द्रवों के प्रकरण में क्या होता है? क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? आइए जानते हैं। तो बिल्कुल करते हैं। बहुत सारे द्रव होते हैं जो विद्युत का चालन करते हैं, जैसे आपका वाटर भी है। लिखा है आगे, क्या द्रव विद्युत चालन करते हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया भी है, इसलिए बहुत अच्छे से इसको समझने की जरूरत है। लिखा है, या जांच करने के लिए कि द्रव अपने से होकर विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं या नहीं, हम अब उसी जो है टेस्टर की मदद से जो है का प्रयोग करते हैं। तथापि जो है अब हम सेल के स्थान पर बैटरी का उपयोग करेंगे। टेस्टर का उपयोग करने से पहले हम यह भी परीक्षण करेंगे कि या वह कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो टेस्टर के द्वारा हम पहले चीजों का पता लगा लेंगे। ठीक है, आगे लिखा है, टेस्टर के सिरों को क्षण भर के लिए एक दूसरे से स्पर्श कराइए। ऐसा करते ही टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है और बल्ब जो है जलने लगता है। तथापि जो बल्ब नहीं जलता है तो उसका अर्थ यह है कि वह टेस्टर कार्य नहीं कर रहा है। क्या आप इसके संभावित कार्य बता सकते हैं? इसका मतलब वहां विद्युत का प्रवाहित नहीं हो रही है। क्या यह संभव है कि तारों के संयोजन शिथिल हो या बल्ब फ्यूज हो गया हो अथवा आपके सेल बेकार हो गए हों? जांच कीजिए कि सभी संयोजन कसे हुए हैं या नहीं। यदि संयोजन पहले से ही कसे हुए हैं तो बल्ब को बदल दीजिए या फिर जो है जांच कीजिए। तो मतलब टेस्टर को कैसे, उसको आप पहले टेस्टर को ठीक करेंगे तभी जो है आप इस चीजों को भली बात कर सकते हैं। उसी के बारे में, कार्यवाही के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है, इस प्रकार जब टेस्टर भली भांति कार्य करने लगे तो इसका उपयोग विभिन्न द्रवों का परीक्षण करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ चेतावनी भी दी गई है क्योंकि एनसीईआरटी बच्चों के लिए है, तो ये बताया भी गया है कि अपने जो है टेस्टर की जांच करते समय इस तारों के स्वतंत्र सिरों को केवल कुछ क्षणों से अधिक स्पर्श न करें, अन्यथा बैटरी के सेल अत्यंत शीघ्रता से क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। ये भी याद रखना। ठीक है, लिखा है कि बेकार फेंकी हुई
फेंकी गई बोतल के प्लास्टिक या रबड़ के कुछ ढक्कन एकत्र करके उन्हें साफ कीजिए। एक ढक्कन में जो है एक चाय के चम्मच के बराबर नींबू का रस या सिरका उड़ेलिए। अपने टेस्टर को इस ढक्कन के समीप ला करके इसके सिरों को नींबू के रस या सिरके में जो है डुबो दीजिए। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि जो सिरका होता है या जो आपका नींबू का रस होता है, क्या उसमें भी विद्युत का प्रवाहन होता है या नहीं, यही पता लगाना है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि दोनों सिरे परस्पर जो है 1 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर ना हो, लेकिन इसी के साथ साथ वह एक दूसरे को स्पर्श भी ना करें। क्या जो है टेस्टर का बल्ब दीप्त होता, मतलब जो टेस्टर है उसमें क्या लाइट जलती है? बिल्कुल जल जाएगी। क्या नींबू का रस या सिरका विद्युत का चालन करता है? बिल्कुल करता है। तो विद्युत के जो नींबू का रस होता है या उसके सिरके को आप सुचालक या हीन चालक में से किस वर्ग में रखेंगे? तो ये होता है आपका चालक होता है, उसमें जो है करंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा भी है आगे कि जब टेस्टर के दोनों सिरों के बीच का द्रव अपने से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा हो जाता है और परिपथ विद्युत धारा प्रवाहित तो होती है तथा बल्ब दीप्त हो जाता है, मतलब बल्ब जलने लगता है। जब कोई द्रव विद्युत धारा को अपने से प्रवाहित होने नहीं देता है तो टेस्टर का परिपथ पूरा नहीं होता है, मतलब पूरा नहीं होगा और बल्ब नहीं जलेगा। याद रखना, ये भी एक जो है कॉन्सेप्ट याद रखना। आगे लिखा है कि कुछ स्थितियों में द्रव के चालन मतलब चालक होने पर भी संभव हो सकता है कि बल्ब दीप्त ना हो। मतलब कुछ ऐसी भी स्थितियां होती हैं कि जो अगर द्रव कोई है, लिक्विड है, तो उसमें भी करंट नहीं जाएगा। कैसे? ऐसा क्रियाकलाप आप जो है कर चुके हैं। इसका क्या कारण हो सकता है? तो इसका कारण यही हो सकता है कि वहां पर जो है वो विद्युत का कुचालक हो सकता है। लिखा है आगे, क्या आपको याद है कि विद्युत मतलब बल्ब से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर मतलब कि बल्ब क्यों मतलब होता है, दीप्त क्यों होता है, जलने क्यों लगता है? विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण बल्ब का तंतु उच्च ताप तक गर्म होकर के दीप्त हो जाता है, जो टंगस्टन का बना होता है। तथापि यदि परिपथ में विद्युत धारा दुर्बल है तो तंतु पर्याप्त गर्म न होने पाने के कारण दीप्त नहीं हो पाता है। अब आप यह जानना चाहेंगे कि किसी परिपथ विद्युत धारा दुर्बल कब होती है। मतलब जब कोई विद्युत धारा जो होती है, जो कोई विद्युत का परिपथ होता है, वह विद्युत धारा दुर्बल कैसे होती है, इसको जान लेते हैं। लिखा है, यदि कोई पदार्थ विद्युत का चालन कर सकता है परंतु वह संभव है कि वह विद्युत को भली भांति आसानी से विद्युत का चालन ना करना पाता हो, जिसके कारण टेस्टर का परिपथ तो पूरा हो जाता है लेकिन फिर भी उसमें प्रवाहित विद्युत धारा बल्ब को जलने के लिए दुर्बल जो है कर सकती है। क्या हम कोई ऐसा अन्य टेस्टर बना सकते हैं जो दुर्बल धारा को भी संसूचित कर सके? तो हमें ऐसे टेस्टर बनाने की आवश्यकता है जिससे हमें हर तरह की विद्युत धारा के बारे में जानकारी हो सके। आगे लिखा है, एक अन्य टेस्टर बनाने के लिए आप विद्युत धारा के किसी अन्य प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं। क्या आपको याद है कि विद्युत धारा पर जो है चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकती है? मतलब जो विद्युत धारा होती है उसमें चुंबकत्व होता है, उसमें चुंबकत्व का प्रभाव होता है, इसीलिए बिजली देखा होगा अक्सर जब किसी को मारती है तो खींच लेती है। ठीक है, आगे लिखा है, जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी विद्युतीय सुई या पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वो आके उससे चिपक जाती है। विद्युत धारा के बहुत दुर्बल होने पर भी चुंबकीय सुई के विक्षेप देखा जा सकता है। क्या हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग करके कोई टेस्टर बना सकते हैं? तो बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पे क्रियाकलाप के माध्यम से दिखाया गया है। ये कुछ जो है एलईडी जो है लगाए गए हैं। यहाँ लिखा है, क्या आप जो है टेस्टर में विद्युत बल्ब के स्थान पर एलईडी का जो है उपयोग कर सकते हैं। आजकल एलईडी का भी उपयोग हो रहा है। एलईडी जो है दुर्बल विद्युत धारा प्रवाहित होने पर भी दीप्त होती है। मतलब वह कितना भी कम करंट होगा तब भी जो है ये एलईडी क्या होगा, जलने लगेगा। तो भी एक तरह का टेस्टर का काम करता है। आगे लिखा है, एलईडी के साथ 2 तार जुड़े हैं, इन तारों को लीड्स कहते हैं। एक तार दूसरे के अपेक्षा थोड़ा लंबा होता है। याद रखिए कि एलईडी को किसी परिपथ में जोड़ते समय इसके लंबे तार को सदैव बैटरी के धन टर्मिनल से तथा छोटे तार को बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। ये भी याद रखना, इसमें 2 तार होता है, एक तार छोटा होता है, एक तार बड़ा होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, ये भी एक तरह का एलईडी भी एक तरह का टेस्टर होता है। आजकल इसका भी उपयोग होने लगा है। ठीक है, यहाँ पर आप एक माचिस की तीली के द्वारा आप टेस्टर एक बना सकते हैं, इसी के बारे में यहाँ बताया गया है। ठीक है, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है कि हम देखते हैं कि कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं तथा कुछ हीन चालक होते हैं, उन्हीं के बारे में यहाँ पे दिया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, नींबू, जो नींबू का रस होता है ये चालक होता है किसका?
विद्युत का, और यह अच्छा चालक माना जाता है। सिरका भी अच्छा चालक माना जाता है, ये भी याद रखना है। टोटी का पानी ये भी जो है अच्छा चालक माना जाता है, यहाँ से भी विद्युत का जो है परिवहन हो सकता है। वनस्पति तेल से नहीं होता है, वनस्पति तेल से विद्युत का परिवहन नहीं होता है। दूध से भी नहीं होता है और शहद से भी नहीं होता है, बाकी इन तीनों से होता है, ये बात आपको याद रखनी है। आगे लिखा है, जब टेस्टर के स्वतंत्र सिरे एक दूसरे को नहीं छूते हैं तो संभव है कि उनके बीच में वायु हो। पहेली को ज्ञात है कि वायु विद्युत की हीन चालक होती है, मतलब जो वायु होती है उसमें विद्युत का चालन नहीं हो सकता है, ठीक है। परंतु जो है उसने यह भी पढ़ा है कि तड़ित के समय वायु से विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, मतलब जब बादल गरजते हैं, मतलब जब बादल गरज के बिजली गिरती है। वह यह जानना चाहती है कि क्या हर अवस्था में वायु विद्युत की हीन चालक होती है, मतलब विद्युत की कुचालक होती है, वायु की नहीं होती है। इसी से प्रेरित होकर पूछो भी यह जानना चाहता है कि क्या हीन चालकों की श्रेणी में रखे गए अन्य पदार्थों की भी विशेष परिस्थितियों में अपने में से विद्युत को प्रवाहित कर देते हैं या नहीं करते हैं। इस चीज को परीक्षण करके हमें जानना है। लिखा है कि वास्तव में विशेष परिस्थितियों में अधिकांश पदार्थ विद्युत धारा का चालन कर सकते हैं। यही कारण है कि पदार्थों को चालकों या विद्युत रोधियों के रूप में वर्गीकृत करने की अपेक्षा जो है अच्छे चालकों, सुचालकों और हीन चालकों के रूप में वर्गीकृत करने की अधिक मान्यता दी जाती है। तो कौन कौन से अच्छे चालक है, कौन कौन से चालक नहीं है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। आगे लिखा है कि हमने टोटी के पानी के द्वारा विद्युत चालन का परीक्षण किया है। आइए अब जो है आसुत जल द्वारा विद्युत चालन का भी परीक्षण कर लेते हैं। तो लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, तो लिखा है एक स्वच्छ और सूखे प्लास्टिक या रबड़ के ढक्कन में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। आप आसुत जल को अपने विद्यालय की प्रयोगशाला से प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी दवाई की दुकान या डॉक्टर या नर्स से भी आसुत जल को ले सकते हैं। टेस्टर का उपयोग करके परीक्षण कीजिए क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है अथवा नहीं करता है। आप क्या पाते हैं, क्या आसुत जल विद्युत चालन करता है या नहीं करता है, तो वो भी जो है यहाँ पर परीक्षण करके पता चलता है कि वो अच्छा चालन होता है और आसुत जल भी परीक्षण मतलब ये करता है। तो लिखा है जो है आप क्या पाते हैं, क्या आसुत जल विद्युत धारा मतलब चालन करता है। अब एक चुटकी साधारण नमक लेकर उसे आसुत जल में घोलिए, फिर परीक्षण कीजिए। इस बार आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो आसुत जो जल होगा उसमें करंट तो नहीं जाएगा, लेकिन जैसे नमक मिला देंगे तो उससे उसमें करंट प्रवाहित होने लगा, ये बात याद रखना, ठीक है। तो नमक जो है याद रखना कि अच्छा चालक माना जाता है, किसका, विद्युत का। तो लिखा है इसी के बारे में आगे, जब हम आसुत जल को में नमक घोलते हैं तो हमें नमक का घोल प्राप्त होता है या विद्युत का अच्छा चालक बन जाता है, ठीक है। जो जल हमें नलों, हैंडपंपों, कुओं, तालों आदि से प्राप्त होता है वह शुद्ध नहीं होता है। इसमें अनेक लवण घुले हो सकते हैं। खनिज लवणों की थोड़ी मात्रा इसमें प्राकृतिक रूप से विद्यमान होती है, इसीलिए यह जल विद्युत का सुचालक होता है, ये बात याद रखना। इसके विपरीत आसुत जल मतलब होता है एक तरह का कह सकते हैं जो जिसमें जो है एक तरह जो जिसे हम कहते हैं कि भारी जल, लवणों से मुक्त होने के कारण यह हीन चालक होता है, ये बात याद रखना। तो आसुत जल जो याद रखना, जो भारी जल होता है उसमें जो है करंट नहीं जा सकता है। आगे यहाँ लिखा है, पहली सोच रही है, क्या सोच रही है कि जल में थोड़ी मात्रा में प्राकृतिक रूप से विद्यमान खनिज लवण मानव स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होते हैं, परंतु ये लवण जल को चालक मतलब बना देते हैं। इसलिए हमें विद्युत जो है सांधियों का उपयोग कभी भी गीले हाथों अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर के नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें करंट लग जाएगा। आगे लिखा है कि हमने देखा है कि जब साधारण लवण को आसुत जल में घोला जाता है तो यह उसे अच्छा चालक बना देता है। तो नमक उसे अच्छा चालक बना देता है, ये बात याद रखना। वे कौन से ऐसे अन्य पदार्थ हैं जो आसुत जल में घुलने पर इसे चालक बना देते हैं, आइए पता लगाते हैं। चेतावनी के रूप में क्या है, अगले क्रियाकलाप को केवल अपने अध्यापकों माता पिता के द्वारा ही करें, इसके अलावा ना करें। तो लिखा है, बोतलों के प्लास्टिक या रबड़ के 3 स्वच्छ ढक्कन लीजिए, प्रत्येक में लगभग 2 चाय के चम्मच के बराबर आसुत जल भरिए। एक ढक्कन के आसुत जल में कुछ बूंदे नींबू के रस का या तंतु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाइए। दूसरे ढक्कन में आसुत जल में कास्टिक सोडा या जो है पोटेशियम आयोडाइड जैसे क्षारक की कुछ बूंदे मिलाइए और तीसरे ढक्कन में आसुत जल में थोड़ी सी चीनी डाल दीजिए।
अब जो है परीक्षण कीजिए कि किसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है और कैसे किसमें विद्युत धारा चलेगी। ठीक है, तो यहाँ लिखा है आगे कि विद्युत चालक जो है चालन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते हैं। जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो क्या वह उस विलयन में कोई प्रभाव उत्पन्न करती है या नहीं करती है? तो बिल्कुल करती है। अब इसी का उत्तर यहाँ पे दिया गया है, विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव दिया गया है। तो आगे यही लिखा है, इसी का आंसर बताया गया है। लिखा है कि क्लास 7 में हमने विद्युत धारा के कुछ प्रभावों के बारे में सीखा था। क्या आप उन प्रभावों की सूची बना सकते हैं जब विद्युत धारा किसी चालक विलयन से प्रवाहित होती है तो यह क्या प्रभाव उत्पन्न करती है? आइए हम पता लगाते हैं। तो रासायनिक कौन कौन चीजें हैं जिससे विद्युत धारा अगर प्रवाहित होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये हमें जानना है। तो यहाँ लिखा है, 2 बेकार सेलों के सावधानीपूर्वक कार्बन की छड़ें निकालिए। जो नहीं होता है कि जो सेल होती हैं उनमें कार्बन की जो है छड़ें होती हैं, आप इस तरह के छड़ों को आपने सेल में जरूर देखा होगा। ठीक है, ये विद्युत की जो धातु की टोपी होती है ऊपर जो लगी है, ये कार्बन की छड़ होती है और ये जल में भर दिया गया, कार्बन की छड़ को ये जल में भरा गया है। अब इसको देखा जाएगा कि यहाँ पे जो है प्रवाहित हो रही है या नहीं जो है विद्युत धारा। तो लिखा है आगे, जो है उसकी धातु की टोपी को रेगमाल से साफ करके उन पर तांबे के तार लपेटिए और उन्हें एक बैटरी में से जोड़िए। इन 2 छड़ों को हम जो है इलेक्ट्रोड क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं। और कार्बन की छड़ों के स्थान पर आप लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी लोहे की कीलें भी ले सकते हैं। ठीक है, किसी कांच के गिलास या प्लास्टिक के कटोरे में एक प्याला जल भरिए। जल को और अधिक चालक बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा चम्मच भरकर साधारण नमक या नींबू के रस की कुछ बूंदें मिलाइए। अब इस विलयन में इलेक्ट्रोड को जो है डुबोइए। यह सुनिश्चित कीजिए कि कार्बन की छड़ों की धातु की टोपियां जल से बाहर रहें। 3-4 मिनट तक परीक्षण कीजिए। इलेक्ट्रोड को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या आप इलेक्ट्रोड के समीप किसी गैस के बुलबुले को देख सकते हैं? बिल्कुल। तो पानी जो गर्म होता है वैसे ही गर्म होता है ना। क्या हम विलयन में 2 रहे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कह सकते हैं? याद रखना, इसी को रासायनिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। अब आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो पानी क्या होगा, धीरे धीरे गर्म होने लगेगा। ठीक है, तो इसका मतलब रासायनिक जो चीजें होती है, नींबू हो चाहे आपका जो है सिरका हो, इन सब में भी विद्युत का चालन होता है। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है, सन 1800 में एक ब्रिटिश जो है रासायनिक विलियम निकलसन जो ने यह दर्शाया है कि यदि इलेक्ट्रोड जल में डूबे हों तथा उनके द्वारा विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बुलबुले उत्पन्न होते हैं। उसमें बुलबुले उत्पन्न होते हैं कौन कौन से? तो ऑक्सीजन के और हाइड्रोजन के। ऑक्सीजन के बुलबुले बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर तथा हाइड्रोजन के बुलबुले दूसरे इलेक्ट्रोड पर बनते हैं। याद रखना, ये भी एक प्लस में एक माइनस में बनता है। आगे लिखा है, किसी चालक विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इसके फलस्वरूप इलेक्ट्रोड पर गैसों के बुलबुले बन जाते हैं। इलेक्ट्रोडों पर धातु के निक्षेप देखे जा सकते हैं और विलयकों के रंग में परिवर्तन हो सकते हैं। जो विलयन उसमें डाला गया है उस पर रंग बदल सकता है। यह रासायनिक अभिक्रिया उपयोग किए जाने वाले विलयन तथा इलेक्ट्रोड पर निर्भर करती है। ये विद्युत धारा के कुछ रासायनिक प्रभाव होते हैं। अब इसको आप अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, यहाँ एक और जो है क्रियाकलाप दिया गया है, उसके बारे में देखते हैं कि क्या यहाँ पे बूझो क्या सोच रहा है। बूझो ने यह परीक्षण करने का निर्णय लिया कि क्या कुछ फल और सब्जियां भी विद्युत चालन करती हैं या नहीं। उसने एक आलू को 2 बराबर भागों में काटा और जो है टेस्टर के तांबे के तारों को इसमें जो है लगा दिया। तभी उसकी माँ ने उसे बुला लिया और वह आलू में जो है निविष्ट किए गए टेस्टर के तारों को बाहर निकालना भूल गया। लगभग आधे घंटे के पश्चात जब वह वापस आया तो उसने देखा कि आलू में एक तार के चारों ओर नीला हरा सा धब्बा बन गया है, जबकि दूसरे तार के चारों ओर ऐसा कोई धब्बा नहीं बना है। तो इसका मतलब है कि उसमें भी जो है पानी, इसमें जल होता है और उसमें इसलिए जो है यहाँ पे भी करंट जा रहा है। इसका मतलब ये भी चालक हो सकता है। लिखा है, इसे इस परीक्षण पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने पहेली के साथ इस क्रियाकलाप को कई बार दोहराया। उन्होंने पाया कि हर बार धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है। उन्होंने अनुभव किया कि यह खोज अत्यंत लाभप्रद है क्योंकि इसका उपयोग किसी बॉक्स में छिपी बैटरी या सेल के धन टर्मिनल को पहचान करने के लिए
किया जा सकता है। ठीक है, कि कौन सा धन है और कौन सा ऋण है, इससे यह पहचाना जा सकता है। उन्होंने अपनी इस खोज को बच्चों की एक पत्रिका में छपवाने का निश्चय किया। याद रखिए कि बोझों ने इस परीक्षण से प्रारंभ किया था कि आलू विद्युत का चालक है या नहीं, तो विद्युत का चालक है, ये बात याद रखना। ठीक है, उसने पाया कि विद्युत जो है, विद्युत धारा आलू में एक रासायनिक प्रभाव उत्पन्न करती है और उसके लिए यह अत्यंत उत्तेजक खोज थी। वास्तव में विज्ञान में कभी कभी ऐसे भी होता है कि आप खोज किसी चीज को कर रहे होते हैं और आप कुछ अन्य चीज खोज लेते हैं, और अनेक महत्वपूर्ण खोजें इसी प्रकार की हुई हैं। खोज किसी और की हो रही थी और खोजा किसी और को गया। आगे लिखा है विद्युत जो है लेपन किसे कहते हैं। तो स्मरण कीजिए, मतलब याद कीजिए कि बिल्कुल नई साइकिल का हैंडल तथा जो है पट्टियों के रिम कितने चमकदार होते हैं, तथापि यदि दुर्घटनावश इसमें खरोंच पड़ जाए तो चमकदार परत जो है उतर जाती है और उसके नीचे की सतह इतनी चमकदार नहीं होती है। आपने कुछ महिलाओं को ऐसे आभूषण पहने हुए भी देखा होगा जो देखने में सोने के प्रतीत होते हैं, तथापि लगातार उपयोग से उनकी सोने की जो है परत उतर जाती है और नीचे की चांदी या किसी अन्य धातु की परतता दिखाई देने लगती है। तो याद रखना, जो उस पर लेप चढ़ाया जाता है सोने पर या किसी लोहे पर, वो विद्युत लेपन होता है, वो विद्युत की मदद से चढ़ाया जाता है, ये भी याद रखना। आगे लिखा है, उसी के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है। तो लिखा है आगे, इन दोनों ही परिस्थितियों में एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ी होती है। क्या आप जानते हैं कि एक धातु की सतह के ऊपर दूसरी धातु की परत किसी प्रकार जो है निक्षेपित कर दी जाती है? आइए इसे स्वयं करके देखते हैं। ठीक है, क्या है इसमें लिखा है, इस क्रियाकलाप के लिए हमें कॉपर सल्फेट और लगभग 10 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर साइज की तांबे की 2 प्लेट चाहिए। किसी स्वच्छ और सूखे बीकर में 250 ml आंसू जल मतलब लीजिए, उसे भार जल लीजिए। उसमें चाय की 2 चम्मच भरकर कॉपर सल्फेट जो है घोलिए। अधिक चालक बनाने के लिए कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत कुछ जो है बूंदे तंतु सल्फ्यूरिक अम्ल की डालिए। तांबे की प्लेटों को रेगमार से साफ कीजिए और उन्हें पानी के में घोल करके सुखाइए। तांबे की प्लेटों को एक बैटरी के टर्मिनल से संयोजित कीजिए और उन्हें कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोइए। तो क्या होगा उससे? तो उससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसको डुबो दिया गया। लिखा है, परिपथ में लगभग 15 मिनट तक विद्युत धारा प्रवाहित होने दीजिए। अब विलयन में से इलेक्ट्रोड को हटाइए और उन्हें ध्यानपूर्वक देखिए। क्या उसमें से किसी एक में कुछ अंतर पाते हैं? तो बिल्कुल अंतर आ जाएगा। क्या आप इन पर कोई परत चढ़ी पाते हैं? तो उस पर एक परत चढ़ जाएगी। ठीक है, या आप देख सकते हैं उस पर एक नई परत चढ़ जाएगी जो अंदर की ओर है। ठीक है, आगे लिखा है, इस परत का रंग कैसा है? ठीक है, बैटरी के उस टर्मिनल को नोट कीजिए जिसमें इलेक्ट्रोड संयोजित है। तो ऐसे ही जो है विद्युत धारा के माध्यम से चीजों पे परत चढ़ाई जाती है, इस बात को याद रखना। ठीक है, यहाँ लिखा है, विद्युत लेपन के क्रियाकलाप को करने के पश्चात पहेली ने इलेक्ट्रोड को आपस में बदलकर क्रियाकलाप को दोहराया और आपके विचार में इस बार वह क्या प्रक्षेपण करेगी? तो लिखा है आगे, जब कॉपर सल्फेट विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो कॉपर सल्फेट कॉपर और सल्फेट में जो है वियोजित हो जाता है। ठीक है, स्वतंत्र कॉपर तांबा बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित इलेक्ट्रोड की ओर आकर्षित होता है तथा उस पर जो है निक्षेपित हो जाता है। लेकिन विलयन से कॉपर के क्षय की पूर्ति कैसे होती है? लिखा है, दूसरे इलेक्ट्रोड से जो तांबे की प्लेट से बना होता है समान मात्रा का कॉपर विलयन में घुल जाता है और इस प्रकार विलयन से जो कॉपर कम हुआ है वह विलयन में पुनः स्थापित हो जाता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है और उस पर लेप लग जाता है। तो कॉपर का याद रखना, कॉपर सल्फेट का भी उपयोग हम लेपन में करते हैं। यहाँ लिखा है, इसका अर्थ यह हुआ कि इस विद्युत लेपन प्रक्रिया में एक इलेक्ट्रोड से कॉपर और दूसरे इलेक्ट्रोड्स को हस्तांतरित होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप साइकिल में या देख सकते हैं, साइकिल में रिम होता है ना, साइकिल में जैसे या मोटरसाइकिल में जो रिम होता है बिल्कुल चमकता है, तो उस पर लेपन होता है। यहाँ गाड़ियों पे देखो आप, ये जो आगे दिख रहा है बोनट, इस पर भी लेपन किया गया है। बहुत सारे ऐसे घरों में सामान बनाए जाते हैं, गिलास बनाए जाते हैं, इन पर भी विद्युत लेपन ही होता है, तभी वो चमकते हैं। और साइकिल की जो हैंडल होती है वो भी चमकती है, इसका मतलब उस पर भी विद्युत का लेपन होता है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, यहाँ लिखा है आगे, विद्युत लेपन
सर्वाधिक उपयोग होता है। विद्युत लेपन अत्यंत उपयोगी प्रक्रम है। उद्योगों में धातु की वस्तुओं पर किसी दूसरे धातु की पतली परत विलेपित करने के लिए इसका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। विलेपित किए जाने वाली धातु की परत में कुछ ऐसे वांछित गुण होते हैं जो उस वस्तु की धातु में नहीं होने पर भी निक्षेपित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अनेक वस्तुओं जैसे कार के कुछ भागों, स्नान गृह की टोटी, गैस बर्नर, साइकिल का हैंडल, पहिए के रिम आदि क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो जो स्टील होता है उस पर क्रोमियम जो लगाया जाता है जिससे वो चमकता है, तो वो विद्युत लेपन द्वारा ही होता है। ये बात याद रखना। आगे लिखा है कि क्रोमियम चमकदार दिखाई देता है या जो है संक्षारित नहीं होता, मतलब इसमें जंग नहीं लगती है, या जो है खरोचों का प्रतिरोध करता है। तथापि क्रोमियम महंगा है तथा किसी पूरी वस्तु को क्रोमियम से बनाना आर्थिक दृष्टि से व्यवहारिक नहीं होता। इसीलिए वस्तु को किसी सस्ती धातु से बनाया जाता है और इस पर केवल क्रोमियम की परत ही निक्षेपित की जाती है। आभूषण बनाने वाले सस्ती धातुओं पर चांदी तथा सोने का विद्युत लेपन करते हैं। ये आभूषण देखने में बिल्कुल चांदी जैसा या सोने जैसे प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में अपेक्षा की है बहुत सस्ते होते हैं। तो आजकल देखा होगा बहुत सारे ऐसे आभूषण जो है बनाए जाते हैं। आगे लिखा है खाद्य पदार्थों के भंडार, जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनके भंडार में भी इसका उपयोग होता है। तो लिखा है खाद्य पदार्थों के भंडारण के लिए उपयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बों में लोहे के ऊपर टीन का विद्युत लेपन किया जाता है। टीन लोहे से कम क्रियाशील होता है और इस प्रकार खाद्य पदार्थ लोहे के संपर्क में नहीं आते हैं और खराब होने से बच जाते हैं। तो जो टीन में तेल ओल होता है वो किसका होता है, तो उस पर भी विद्युत लेपन ही करते हैं जिससे वो हमारा जो है खाद्य पदार्थ खराब नहीं होता है। अब यही सब व्यवहारिक चीजें हमें पता अब चल रही हैं। आगे लिखा है पुलों या तथा स्वचालित वाहनों को प्रबल बनाने के लिए लोहे का उपयोग किया जाता है। तथापि लोहे में जो है संक्षारित मतलब जो जंग होती है होने या जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, अतः इसे संक्षारक या जंग लगने से बचाने के लिए लोहे का पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। तो लोहे पर जिंक परत चढ़ा देते हैं तभी जो है उस पर जंग नहीं लगता। इसे हम कहते हैं जंग रोधी लोहा कहते हैं, इस्पात कहते हैं। तो लिखा है आगे जो है विद्युत लेपन कारखानों में उपयोग किए जा चुके विलयनों या का निपटारा किया जाना भी एक मुख्य समस्या है। यह एक प्रदूषणकारी अपशिष्ट है तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए इस प्रकार के जो है प्रदूषकों के निपटाने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देश दिए जाते हैं, क्योंकि विद्युत लेपन से पर्यावरण प्रदूषण भी होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा, तो लिखा है कुछ द्रव विद्युत के सुचालक होते हैं तथा कुछ हीन चालक होते हैं या कुचालक होते हैं। विद्युत चालक चलन करने वाले अधिकांश द्रव अम्लों, क्षारकों और लवणों के विलयन होते। तो याद रखना, चाहे अम्ल हो, चाहे क्षार हो, चाहे लवण हो, सब में विद्युत चालन होता है। किसी चालक द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इसे विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत जो है निक्षेपित करने की प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ये बात याद रखना। अब विद्युत लेपन आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में भी है। ठीक है, यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें कोई नहीं है। आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं अलग से चर्चा करूंगा सारे चैप्टर को अलग अलग करके। ठीक है, यहाँ आगे एक लिखा है क्या आप जानते हैं एलईडी प्रकाश उत्सर्जक डायोड अनेक रंगों जैसे लाल, पीले, हरे, नीले, सफेद में उपलब्ध हैं तथा अनेक अनुप्रयोगों में इसका उपयोग बढ़ता जा रहा है। जैसे ट्रैफिक सिग्नल लाइट में प्रकाश के लिए एलईडी का उपयोग बढ़ता जा रहा है। श्वेत एलईडी का एक गुच्छा एक साथ लगाने पर एलईडी का एक प्रकाश स्रोत बनता है और एलईडी प्रकाश स्रोत ऊर्जा की कम खपत करते हैं। इससे विद्युत उत्पादन मतलब विद्युत की खपत कम होती है। यह प्रकाश बल्ब और प्रतिदीप्त नालियों ट्यूबलाइट से अधिक अवधि तक कार्य करते हैं, इसीलिए धीरे धीरे पसंदीदा प्रकाश स्रोत बन रहे हैं। तो आज का देखा होगा हर चीज को एलईडी के रूप में हम प्रयोग करते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे इस तरह क्लास आपको लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।